दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की राजनीतिक सत्ता अगर तानाशाही में मदमस्त हो जाए तो उसे राजनीति का पाठ बिहार ही पढ़ाता है। अगर राजनीतिक सत्ता तानाशाही में मदमस्त होकर इस देश के संवैधानिक मूल्यों को कुचलने की दिशा में बढ़ जाए तो फिर आंदोलन की जमीन बिहार में ही तैयार होती है। लेकिन बिहार की अपनी जमीन और उस जमीन पर खड़े बिहारियों का हाल क्या है? बिहारियों की स्थिति इस देश की स्थितियों से अलग क्यों है? इस देश के भीतर में हर चौथा शख्स गरीब है, लेकिन बिहार में हर दूसरा शख्स गरीब है, या फिर उससे भी बुरी हालत में बिहार खड़ा है। 15 बरस तक लालू यादव की राजनीति बिहार में डंका बजाती रही। 1990 से 2005 तक लालू यादव कहते रहे, गरीबों को उन्होंने ही जुबान दी जिन गरीबों को राजनीति हाशिए पर ढकेल देती है। न सिर्फ जुबान दी बल्कि मेन स्ट्रीम में लाकर उन गरीबों को उन्होंने खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार की सियासत सड़क, बिजली, फ्लाईओवर और साइकिलों के बांटने के आश्रय चलने लगी। 17 बरस से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तेजस्वी का दौर है। वही तेजस्वी जो रोजगार देने का वादा करते हैं, वही तेजस्वी जो निजीकरण का विरोध करते हैं, वही तेजस्वी जो किसानों के कर्ज की माफी का जिक्र करते हैं, वही तेजस्वी जो कहते हैं कि रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई बिहार इन वादों को पूरा कर पाने की स्थिति में है? उसकी अपनी माली आर्थिक स्थिति क्या वाकई इस बात की इजाजत देती है, या तेजस्वी के सामने सबसे मुश्किल दौर आकर खड़ा हो गया है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर उन्होंने जो कहा और राजनीतिक सत्ता में जब वो आ गए तो दोनों के बीच मेल मिलाप कैसे होगा, ये शायद एक अलग कहानी है। लेकिन इस कहानी के हर अध्याय में बिहार का वो सच बिहारियों को जानना चाहिए जो इस बात को लेकर आंख मूंद लेना चाहते हैं कि बिहार अपने आप में देश के मानचित्र पर राजनीतिक तौर पर सबसे जागृत राज्य है। कहने से काम नहीं चलेगा। जरा माली और आर्थिक हालात को समझिए। यूं ही नहीं कहा जाता है कि इस देश के भीतर में जो अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने डगमगाई है उसको आने वाली राजनीतिक सत्ताएं भी पटरी पर कैसे ला पाएगी, यह असंभव है। लेकिन क्या बिहार में सब कुछ पटरी पर लाना असंभव है या पटरी पर लाया जा सकता है? कौन कौन से सुधार होने चाहिए? क्योंकि कर्ज में डूबे हुए बिहार को लेकर हाथ तो नीति आयोग तक ने खड़ा कर दिया। जो कर्ज दे रहे थे वो नाबार्ड हो या आरबीआई हो, उसने भी खड़ा कर दिया और परिस्थितियां बिहार के अनुकूल बिल्कुल नहीं हो पाई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार का हर नागरिक के प्रति जो प्रति व्यक्ति आय है इस देश की तुलना में जो एवरेज है वह 1/4 से भी कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 138 रुपए रोज के हिसाब से, महीने के हिसाब से 4140 रुपए, और इस देश का एवरेज है 400 रुपए रोज और 12,000 रुपए महीने का। यानी ध्यान दीजिए बिहार कहां पर खड़ा है। इस देश में हर चौथा शख्स गरीब है, यानी 25% आबादी बीपीएल में है, गरीबी की रेखा से नीचे है। बिहार के भीतर की स्थिति हर दूसरे व्यक्ति के साथ टिकी हुई है। हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, यानी 50% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। आज हम उस बिहार के सफर पर आपको ले जाना चाहते हैं। उसकी अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों को समझिए। उसके बाद जिक्र इस बात का होगा जिस 10 लाख रोजगार का वादा तेजस्वी ने कर दिया, वह 10 लाख रोजगार देने से बिहार के ऊपर कौन सा बोझ पड़ेगा और बिहार को कहां अपने आप को ठीक करना है जिससे वो पटरी पर आ पाए। तो पहले मुश्किल या पहले समाधान? हमें लगता है पहले एक मुश्किल बताएं या समाधान बताएं। अक्सर जिक्र इस बात का होता है कि पहले आप समाधान ही बता दिया कीजिए। तो आज बात समाधान से। बिहार की सरकार को बिहार के पानी को मैनेज करने आना चाहिए। आप कहेंगे पानी का मतलब क्या होता है? पानी का मतलब होता है जो गंगा में बहता हुआ और बाकी 8 नदियां जो बिहार को अलग अलग हिस्सों से घेरे हुए हैं, उस पानी को भी आप मैनेज करना सीख लीजिए तो वहां के खेतों में सिंचाई की स्थिति पैदा हो सकती है। जो जमीन 3 से 4 फसल देने को तैयार है, सिंचाई ना होने की वजह से वह 2 फसल पर आकर टिक जाती है और उसके बाद
वहां का किसान मजदूर के तौर पर या तो हरियाणा में नजर आता है, या पंजाब में नजर आता है, या महाराष्ट्र में नजर आता है। यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डेवलप करते हुए रोजगार कृषि से जुड़ा हुआ पैदा भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। बिहार सरकार ने आज तक इस दिशा में सोचा नहीं। दूसरी बड़ी बात है, जो टैक्स कलेक्शन है उसको बिहार सुधार कर ले। टैक्स कलेक्शन का मतलब बहुत साफ है कि हर को टैक्स के दायरे में आपको लाना होगा, क्योंकि राजस्व आपके पास पैसा कहां से आएगा आपको नहीं पता है। और पैसा कहां से आएगा जब यह नहीं पता और पैसा आने के साधन अब सिमट चुके हैं, खत्म हो चले हैं, तो फिर पैसा नहीं होगा तो आप रोजगार भी किसे देंगे? किसको आप पेंशन देंगे? किसके जरिए आप वेतन भत्ता देंगे? कहां से देंगे? रिक्त पदों तक को भर पाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यहां से असल सवाल शुरू होता है कि दरअसल वो कौन सी स्थिति है जिस दायरे में हम जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपने सभी को टैक्स के दायरे में नहीं लाए, यानी व्यापारी और अन्य जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं उनको आपको टैक्स के दायरे में लाना होगा। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो टैक्स के हिस्से में बिहार में जमीन कोई सस्ती नहीं है, लेकिन उस जमीन पर जो स्टैंप रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है, जो रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है, जो होल्डिंग टैक्स है, यानी वो सारे रजिस्ट्रेशन शुल्क जो होते हैं वो अभी भी आदम के जमाने से चले आ रहे हैं। उसमें कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की गई है। इस डर से नहीं की गई कि जिनके पास जमीन है वो राजनीतिक तौर पर ताकतवर लोग हैं और सही मायने में राजनीति में उनका दखल है, तो उनको उस दायरे में कैसे लेकर आएं, या फिर वही अपने आप को राजनीति करते हुए खुद को उस दायरे में कैसे ले आएंगे? नहीं लाएंगे तो फिर रेवेन्यू कहां से होगा, राजस्व कहां से होगा, कोई नहीं जानता है। तीसरा है कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश बिहार के भीतर की ही नहीं गई। आप जब तक उसको मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप उससे टैक्स की वसूली नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी का तो साफ कहना है कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, निजीकरण हम नहीं होने देंगे। तो बिहार की अपनी परिस्थिति में बिहार के भीतर के इन तीन रास्तों को शुरुआत में आप अपना लीजिए, बाकी रास्ते उसके बाद, क्योंकि असल सवाल 10 लाख रोजगार का भी शुरू इस देश के भीतर में बिहार को लेकर हो चला है कि कहीं नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ का वादा करके चूक नहीं गए, नौकरी दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके जहन में भी इस देश के रेवेन्यू मॉडल को लेकर कोई विजन ही नहीं आया कि कैसे वो इस देश में रोजगार को बड़ा करें, रोजगार देने की परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दें। इसीलिए 8 बरस में 22 करोड़ लोगों ने इस देश में सरकारी नौकरी मांगने के लिए फॉर्म भरे और रोजगार मिला सिर्फ 7,22,000 लोगों को। यह इस देश के प्रधानमंत्री का सच है। लेकिन क्या बिहार का सच क्या है? बिहार का असल सच यह है कि बिहार पर लगातार कर्ज बढ़ते चला जा रहा है। बिहार का सच यह है कि उसका अपना बजट इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जो रिक्त पद भी हैं उसको भी हम कैसे भर पाएं। यानी खेल इकोनॉमी का है, खेल अर्थव्यवस्था का है, खेल रेवेन्यू मॉडल को बढ़ाने का है, खेल उस स्थिति में बिहार को लाकर खड़ा करने का है जहां पे कल जिसको रोजगार में रखें उसको वेतन दे पाएं। और वेतन नहीं दे पाएंगे तो दो ही स्थिति बनती है, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे स्वरोजगार पैदा हो। यह चौथा उपाय है। स्वरोजगार पैदा कैसे होगा और कैसे इसमें बैंकिंग प्रणाली को साथ में शामिल किया जाएगा? क्योंकि एक हकीकत जान लीजिए, बिहार उन राज्यों में शुमार होता है जहां पर कर्ज लेकर लौटाने वालों की तादाद देश के दूसरे राज्यों के अनुपात में सबसे ज्यादा है। यहां नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पैदा नहीं होते हैं, यहां लोग कर्ज लेते हैं तो लौटाते हैं। तो फिर स्वरोजगार की सोच तेजस्वी यादव को पैदा करनी होगी। एग्रीकल्चर है, टैक्स रिफॉर्म है, स्वरोजगार है। और चौथी स्थिति इनके साथ, स्वरोजगार के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट का एस्पेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के एस्पेक्ट में आप रोजगार बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको पेंशन नहीं देते हैं, आप उनके लिए ग्रेच्युटी का पैसा जमा नहीं करते हैं, लेकिन महीने दर महीने उनको पैसा मिल रहा होता है। इस स्थिति में भी बिहार को लाकर खड़ा करना होगा, क्योंकि बिहार की माली हालत है इस देश के भीतर का अगर समझिए तो 2021-22 में, यानी पिछले बरस, बिहार का बजट था 2,17,000 करोड़। इस बरस है 2022-23 में 2,37,000 करोड़, यानी 20,000 करोड़ का बजट बढ़ गया। ये आप जहन में रखिए। अगला सवाल, क्यों बढ़ गया? ये पैसा कहां जाएगा?
दरअसल ये कर्ज में डूबे हुए बिहार की कहानी है, क्योंकि 2021 में 2,27,195 करोड़ का कर्ज बिहार पे था, जो बढ़कर मार्च 2022 में 2,46,413 करोड़ हो गया। यानी ध्यान दीजिए, लगभग 20,000 करोड़ कर्ज बढ़ गया। उससे पहले चले जाइएगा, मार्च 2020 याद कीजिएगा, तब बिहार पर कर्ज 1,90,000 करोड़ का था। यानी ध्यान दीजिए, 1,90,000 करोड़ 2020 में कर्ज था, 2021 में 2,27,000 हो जाता है, यानी लगभग 37,000 करोड़ बढ़ जाता है। उसके बाद 2,46,000 हो जाता है, यानी फिर 20,000 बढ़ जाता है, और इसी अंदाज में बिहार का बजट चल रहा है। तो कर्ज की रकम को मैनेज करने के लिए अगर किसी राज्य का बजट चल रहा हो, तो अगला सवाल आता है कि फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, नीति आयोग क्या कहता है। जानकर हैरत होगी कि 5th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि कर्ज और राजस्व घाटे की जो हम सीमा तय करते हैं, बिहार ने वह भी तोड़ दिया है। यानी बहुत मुश्किल है उसके बाद कर्ज दे पाना, और बिहार आरबीआई से कर्ज लेता है, नाबार्ड से कर्ज लेता है, आरआईडीएफ से कर्ज लेता है, ऐसे कुछ और इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेता है। सभी के सामने मुश्किल यह है, कर्ज देंगे तो पैसा लौटेगा नहीं, और पैसा लौटेगा नहीं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बिहार के विकास पे खर्च है या रोजगार देने पर खर्च है। जी नहीं, अब लौटिए उस रोजगार को लेकर जहां सवाल है। 10 लाख नौकरी का मतलब है लगभग 22 से 24,000 करोड़ का सीधे सीधे बोझ पड़ना। पैसा कहां से आएगा? आपके पास कोई मॉडल नहीं है जहां से आप रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सके। देश के अलग अलग राज्यों में 2 ही रेवेन्यू मॉडल काम करता है, खासतौर से 2 प्रोडक्ट को लेकर। एक पेट्रोल डीजल से जो वैट की कमाई है, और दूसरा शराब बेचकर जो रेवेन्यू की कमाई होती है। बिहार में तो शराबबंदी है, तो क्या शराबबंदी के दौर में शराबों का बिकना बिहार के भीतर में एक नए तरीके का रोजगार पैदा कर गया? यह गैर कानूनी एस्पेक्ट है, इस दिशा में बात नहीं की जा सकती है, और बिहार इस रूप में कभी अपने तौर पर मान्यता नहीं देगा, क्योंकि बिहार के भीतर का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम रहा है, वह कहीं ना कहीं नैतिकता का बोध भी कराते रहा है, और इस देश को राजनीति का पाठ भी पढ़ाते आया है। फिर लौटिए उस पे, 10 लाख रोजगार का मतलब अगर 22 से 24,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ना है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम आते हैं सिर्फ 4.5 लाख नौकरियों पर जो सैंक्शन पद हैं। सैंक्शन पद का मतलब यह होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और होम मिनिस्ट्री के तहत जो बिहार का गृह मंत्रालय है, जिसमें पुलिस भी आती है, उन जगहों पर लगभग सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं, और सारे मंत्रालयों को मिलाइएगा तो 4.5 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन रिक्त पदों को भरने का मतलब तो उसी बजट के दायरे में ही चीजों को सिमटाना होता था। तो फिर गड़बड़ी कहां हो गई, जहां आपके पास बजट इसलिए बढ़ता है कि आप कर्ज में डूब जाते हैं, कर्ज इसलिए जो लेते हैं क्योंकि आप बजट से नहीं संभाल पा रहे। तो ये 4.5 लाख पद भी अगर बिहार में मौजूदा सरकार भर दे, तो ये सरकार नायक के तौर पर होगी, हीरो कहलाएगी, क्योंकि रिक्त पदों को भर पाना भी अगर मुश्किल है तो यह सरकार कैसे चलेगी, और आने वाले वक्त में बिहार में कोई भी सरकार कैसे चलेगी कोई नहीं जानता है, जब तक वो समाधान के रास्ते नहीं अपना रहा है। इन 4.5 लाख रिक्त पदों पर सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ेगा, वह तकरीबन, चूंकि सैंक्शन पद हैं तो सैंक्शन तौर पर नजर आता है, तुरंत में लगभग 11,500 करोड़ का तुरंत में बोझ पड़ेगा। अब अगला सवाल है, 11,500 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, और अगर बहुत बड़ी रकम नहीं है तो यह रकम बिहार के लिए बड़ी क्यों है? और बिहार की अपनी आर्थिक माली की स्थिति क्या इस दिशा में भी नहीं जा सकती है जहां वो रेवेन्यू को डेवलप कर सके? नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं कर पा रही है? दरअसल बिहार की राजनीति का एक अनूठा सच है, बिहार में जिन्हें कानून बनाना है उन्हें ही कानून तोड़ने का पावर भी है। यानी टैक्स के दायरे में जो समाज आएगा वही राजनीति चला रहा है, वही अपने तौर पर प्रभावी होता है। गरीब और मुफलिसी जिसको जुमा दी लालू यादव ने, और जिनको अपनी राजनीति के आसरे अपने वोटर के तौर पर तब्दील करने का काम नीतीश कुमार ने किया, तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह उन युवाओं को अपने साथ बिहार के उस विकास से जोड़े जहां पर स्वरोजगार की स्थिति पैदा कर सके।
स्वरोजगार के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो आपको प्राइवेट सेक्टर से निकालना होगा। प्राइवेट सेक्टर को स्पेस आपको बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए करना होगा और उनको एक स्पेस देना होगा जहां पे कानून नहीं खत्म होना चाहिए, यानी कानून व्यवस्था बरकरार रहे। कानून व्यवस्था अगर पॉलिटिकल यानी राजनीति व्यवस्था का हिस्सा बन जाए या कानून व्यवस्था अगर बिजनेस मॉडल में तब्दील हो जाए तो फिर मुश्किल है, प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा। यानी एक तलवार की धार है ये, जिस पर तेजस्वी को चलना है, क्योंकि वह लालू यादव और नीतीश कुमार से उनको आगे देखना है। अब सवाल यह है, क्या वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्या वो हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या वो होम मिनिस्ट्री को इसलिए आरजेडी के मंत्रियों के हवाले करेंगे या खुद के पास रखें जिससे इन डिपार्टमेंट में रोजगार भी बढ़े और आने वाले वक्त में बिहार को उस मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास करें जहां पर आपके पास बाजार हो और कंज्यूमर हो। दोनों स्थिति में जोड़ने का काम नीतीश कुमार नहीं कर पाए। नीतीश कुमार का सोशलिज्म पिछड़ गया। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हम बिहार में तो समाजवादी हैं, हम उसी दृष्टिकोण से समझेंगे, तो इकोनॉमी नहीं संभलेगी। या तो आप फिर बिहार को स्वावलंबी बना लीजिए। स्वावलंबी इस मायने में कि हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे बिहारी, हमारी अपनी जमीन, हमारा अपना प्रोडक्ट, हमारा अपना बाजार, हम उसी में खाएंगे पिएंगे जिएंगे। तो फिर आप अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए, आप हेल्थ सेक्टर को ठीक कीजिए, आप उस बाजार इकोनॉमी को ठीक कीजिए जहां पर कम से कम स्वावलंबन की स्थिति बिहार के साथ आ जाए। ये हो पाएगा क्या? बड़ा असंभव सा सवाल है। फिर लेकिन एक चीज और जहन में रखिए, देश भर में प्रवासी मजदूर सिर्फ शारीरिक श्रम के तौर पर नहीं फैले हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बिहार का पढ़ा लिखा प्रवासी मजदूर ही है जो दुनिया भर में डेवलपमेंट का पाठ पढ़ाता है। क्या मौजूदा सरकार ऐसे लोगों को अपने साथ ला पाएगी? क्योंकि बिहार के बड़ी संख्या में तादाद, यहां तक कि फाइनेंस कमीशन जिसको नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, उसके जो चेयरमैन हैं एनके सिंह, वह भी बिहार से हैं, वह भी बिहार से आते हैं। तो आप बिहार की इकोनॉमी नहीं ठीक करके देश की इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं फाइनेंस कमीशन के जरिए, और ये आप कह रहे हैं कि कर्ज और राजस्व घाटे की सीमा जो तय होती थी उसमें 3-4 राज्य, उसमें एक बिहार है, एक पंजाब है, एक राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है, इन 4 राज्यों ने सीमा तोड़ डाली है। उसके अलावा जो जीडीपी का 1/3 कर्ज में डूबे हुए राज्य हैं उसमें भी बिहार अव्वल नंबर पर है। बिहार है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है और राजस्थान है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो जीडीपी के 1/3 कर्ज में डूबे हुए हैं। अब यहां से आखिरी सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि बिहार का इकोनॉमिक इंडिकेटर बिहार की राजनीति के हिसाब से क्यों नहीं चलता है, या बिहार का इकोनॉमिक इंडिकेटर दरअसल राजनीति के हिसाब से ही चलता है और उस राजनीति की जरूरत इस इंडिकेटर को पॉजिटिव वे में क्रिएट करना नहीं है, नेगेटिव वे में देखना है। क्योंकि बिहार सबसे गरीब राज्य है, हर दूसरा व्यक्ति गरीब है वहां पर, तो गरीबों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जाए और न्यूनतम सियासत के जरिए उनको सियासत से जोड़ लिया जाए या उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में रोजगार पैदा किया जाए। क्या बिहार की सरकार मौजूदा वक्त में कोई ऐसे प्रोफेशनल्स की टीम रखने को तैयार है जिसके जरिए बिहार की इकोनॉमी को पटरी पर कैसे लाया जाए, या राजनीति साधेगी कि हां 2024 में ये और 2025 में वो, और इसी के जरिए हमको सत्ता में बने रहना है? क्योंकि इस देश की राजनीति का एक ही मूल पाठ है, सत्ता में आ गए तो सत्ता छोड़ना नहीं है, और सत्ता को छोड़ना नहीं है तो सत्ता में बने रहने के लिए ही सारी पॉलिसी बनानी है और पूरी इकोनॉमी को उसी डिजाइन में आपको नए तरीके से लोगों के सामने परिभाषित करना है। यह पाठ तेजस्वी की अभी उम्र है, तेजस्वी के सामने चुनौती है। तेजस्वी को लालू यादव की सियासत या नीतीश की सियासत को नहीं देखना है। हम यहां बीजेपी का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बिहार के मद्देनजर इस देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जब 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके चूकते ही नहीं है, बल्कि पूरी उनकी इकोनॉमिक इंडिकेटर में रोजगार दे पाने की कोई व्यवस्था बनती ही नहीं है, तो फिर बीजेपी का जिक्र करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब है वो इकोनॉमिकली फेल हो गए हैं। बीजेपी की गवर्नेंस फेल हुई है रोजगार देने के मामले में, और आरएसएस की पूरी
राजनीतिक शुद्धिकरण की सोच फेल हो गई है। सवाल यह है कि नई पीढ़ी के तौर पर अगर तेजस्वी उभर कर आए हैं तो उनके सामने ये चुनौतियां हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप कैसे रोजगार पैदा करेंगे, उसका विस्तार कैसे करेंगे, कैसे वहां के खेती और किसानों को मजदूर बनने से रोकेंगे, दूसरे राज्यों में जाने के बदले उसके अलावे एग्रीकल्चर का पूरा एक मार्केट क्रिएट करेंगे। स्वरोजगार आप कैसे क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर कैसे स्वरोजगार को मदद करेंगे, टैक्स सिस्टम को आप कैसे रिफॉर्म की दिशा में ले जाएंगे, जमीनों के साथ टैक्स में सुधार और टैक्स की वसूली जो होती है वह किस रूप में रईसों के हाथों से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह सोचना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के भीतर में परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई कि कई विभाग ना सिर्फ डूब गए कर्ज में, बल्कि वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। 6 विभाग में एक विभाग का जिक्र करेंगे, बिहार ट्रांसपोर्ट एक वक्त जो पथवर निगम जो वहाँ का कहलाता है, बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट आज की तारीख में ताला लगा हुआ है। एक वक्त मुनाफे में चलता था। स्थिति ये हो गई कि विभाग कर्ज में डूबते डूबते वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं। वहाँ के कर्मचारी जो लाखों की तादाद में थे अदालत पहुँच गए, अदालत में केस लड़ रहे हैं, 10 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। और बिहार में एक बड़ी तादाद इन केसों में उलझी हुई है कि हमारा वेतन मिल जाए, पेंशन तो दूर की बात है, वेतन मिल जाए। इस आर्थिक परिस्थिति के भीतर अगर तेजस्वी 3-4 बातों का जिक्र करते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए बिहार को इस चुनौती से सामना करने के लिए उन परिस्थितियों को उभारना होगा जिसका हम फेरिस्त के तौर पर जिक्र भी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ होगा। कैसे माफ कर दीजिएगा आप, पैसा कहां से आएगा और बोझ कैसे पड़ेगा जब आपका रेवेन्यू कलेक्शन का आपके पास कोई विजन नहीं है। दूसरा, निजीकरण नहीं होगा। यह कहना अपने तौर पर ठीक है कि हम सरकारी कंपनियों को नहीं बेचेंगे, लेकिन सरकारी कंपनियां जो चल रही हैं उनको पुख्ता कैसे बनाएंगे, इसका कोई खांचा क्रिएट किया गया है या नहीं किया गया है। तीसरी बड़ी बात, रोजगार भत्ता कहा गया 1,500 रुपए देंगे, कहां से दे पाएंगे। रोजगार भत्ता जितने युवाओं को देना होगा उसमें आप 10,000 करोड़ से ज्यादा फिर डूब जाएंगे। पैसा कहां से आएगा, नोट वाकई छापे नहीं जा सकते हैं। इकोनॉमी और खास तौर से जब आप दिल्ली से नजर मिलाकर बात कर रहे हैं और तानाशाह को आप चिता रहे हैं कि बिहार जाग गया है, तो फिर वहां पर समझना होगा कि मोनोपोलाइज जब टैक्स सिस्टम को जीएसटी के जरिए मोदी गवर्नमेंट कर चुकी है तो अब बिहार राजनीतिक और आर्थिक दोनों तौर पर उनके निशाने पर होगा। और खुद नीतीश कुमार तो कई नीति आयोग की बैठकों में नहीं गए, तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि टकराव बहुत साफ है। अपने तौर पर चीजों को डेवलप बिहार में आपको करना होगा। पेंशन जो बुजुर्ग और गरीबों को 400 रुपए दिया जाता था, तेजस्वी ने कहा हम 1,000 देंगे, नीतीश ने 400 से 500 कर दिया। अब सवाल है डबल कैसे होगा, पैसा नहीं है। और आखिरी बात कि बिहारियों को नौकरियों में 85% आरक्षण दे देंगे। अरे जनाब, नौकरी देंगे कैसे, रिक्त पदों को तो भर डालिए और उसके लिए जो पूरा इकोनॉमिक खांचा है उसको तो ठीक कीजिए। क्या बिहार की राजनीति मौजूदा वक्त में अभी सिर्फ चंद घंटे हुए हैं सत्ता को संभाले हुए, सही मायने में कहें तो 100 घंटे, उससे ज्यादा नहीं हुए हैं। इसलिए उम्मीद हम लोगों को बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन निराशा इस बात को लेकर है कि बिहार में आर्थिक तौर पर जितने गड्ढे सियासत करने वालों ने खोद डाले हैं वह सियासत करने वालों के चेहरे बदले नहीं हैं। वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, क्योंकि उस विजन के तहत काम कर पाना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। और रोना सिर्फ इस बात का कि झारखंड अलग हो गया तो सारे खनिज संपदा चली गई, तो इसका मतलब यह है कि किसी राज्य को चलाने के लिए क्या राजनीतिक विजन वाकई आर्थिक तौर पर नहीं होता है या मौजूदा वक्त में नहीं है। उम्मीद इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव की उम्र अभी ना तो 60 पार हुई है, ना वो 75 को छूने वाले हैं। चचा उनके मुख्यमंत्री हैं, चचा यानी राजनीतिक चचा। उसके बाद उम्र उनके साथ है, राजनीतिक प्रयोग करना उन्हें सीखना होगा। और इस राजनीतिक प्रयोग में नीतीश कुमार को साथ खड़े ढकेल कर करना होगा। यह बीजेपी की राजनीतिक सत्ता को अगर चुनौती देनी है और सही मायने में नज़र से नज़र मिला के मोदी सत्ता के सामने बताना है बिहार का मतलब क्या है, तो अगर बिहारी भी यह समझ जाए, बतौर बिहारी अगर कोई समझने लगे, तो फिर मोदी सत्ता को डिगाना कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि आपके पास कोई एक मॉडल होना चाहिए जो बिहार की जमीन से, बिहार की सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थिति से निकला हुआ हो। आइए इंतजार करते हैं इस दिशा का भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।